नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। रविवार को नालंदा जल उठा था, सुलग उठा था, तब अचानक वहां की भीड़ बेकाबू हो गई, उत्तेजित हो जाती है, वो कानून को अपने हाथ में ले लेती है। और जब कानून भीड़ के हाथों में चली जाए तब फिर कहने के लिए कुछ बचता नहीं। भीड़ ने डीपीएस स्कूल के डायरेक्टर की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी और मौत तो 2 बच्चों की भी हुई थी। आज हम इन्हीं बातों की पड़ताल करेंगे, इन मामलों की तह तक जाएंगे, जानेंगे कि हकीकत है क्या। साथ ही हम सुनवाएंगे उस बच्चे की जुबानी वो हकीकत जिसके भाई की मौत हुई। बच्चों की मौत से जुड़े सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही सवाल कि क्या इस पूरे मामले में कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है पुलिस। रहिए हमारे साथ, अगले 1 घंटे देखिए नालंदा की इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, कैसे लोगों का गुस्सा फूटता है, कैसे लोग बेकाबू हो जाते हैं और कैसे बड़ी बेरहमी से एक डायरेक्टर की हत्या कर दी जाती है। तारीख 28 जून 2015, जगह नालंदा का नीरपुर गांव। ये वो दिन था जब इंसानियत ने यहां दम तोड़ दिया। भीड़ हैवान हो गई और इंसाफ का तराजू डोलने लगा। ये इंसाफ का तराजू डोले क्यों नहीं, जब सही और गलत का फैसला भीड़ ही करने लगी। भीड़ ने इंसाफ का तराजू अपने हाथ में ले लिया था और एक इंसान की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। ये इंसान थे डीपीएस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद सिन्हा। भीड़ ने बुरी तरह से पीट पीट कर देवेंद्र सिन्हा को मार डाला। उसी स्कूल के डायरेक्टर की हत्या कर दी गई जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे, जिस स्कूल में उनके बच्चे शिक्षा पाते थे। लेकिन भीड़ हैवान हो चुकी थी। उन सब की आंखों में खून सवार था, लिहाजा अपनी आंखों में उतरा खून डायरेक्टर का खून कर शांत किया। यह पूरा मामला तब शुरू होता है जब डीपीएस पब्लिक स्कूल के 2 छात्रों की मौत हो जाती है। छात्रों के शव पानी भरे एक गड्ढे से बरामद होते हैं, लेकिन जब गांव वाले मृतक छात्र की आंखों से बहते खून को देखते हैं तो फिर अपना आपा खोते देर नहीं लगती। बच्चों की आंखों से बहता खून लोगों की आंखों में उतर आता है। लोग वहशी हो जाते हैं, हैवान हो जाते हैं। जिस अनुसार से वो यहाँ की प्राचार्य कहती है कि 5:30 बजे बच्चा बाहर गया है, तो 2 घंटा में 3 घंटा में उतना शरीर एकदम हार्ड नहीं हो जाएगा, एकदम पीला नहीं हो जाएगा। वो लग रहा था कि बहुत पहले का मरा हुआ है, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ से जब लाश उसको उठा करके ले गया वहाँ ना, तब जो है कुछ देर के बाद आँख के पास से, दोनों आँख के पास से खून रिसना शुरू हुआ। वो जो खून निकलने लगा ना, उसी को देखने के बाद ग्रामीण और उग्र हो गया। गांव वाले स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, आगजनी शुरू हो जाती है। लोग पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। उनके गुस्से की आग गाड़ियों पर, सड़कों पर निकलने लगता है। सरकारी गाड़ियों को भी निशाना बनाने में नहीं झिझकते। लोगों के उग्र रूप को देखकर पुलिस वाले भी भाग खड़े होते हैं। लगने लगता है कि पूरे मामले में प्रशासन कहीं है ही नहीं, वो गायब नजर आता है। और फिर यहीं से स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद सिन्हा की मौत की पटकथा लिखनी शुरू हो जाती है। पुलिस की वर्दी और प्रशासन के रहनुमाओं पर दाग लगने शुरू हो जाते हैं। तो जी सबने साजिश के तहत ही पापा की हत्या करवाई गई, क्योंकि जो बच्चे मरे हैं वो डूबने से मरे हैं, उनकी मृत्यु डूबने से हुई है। और मेरे पापा को वहाँ जा करके, वहाँ जो इंचार्ज है, हॉस्टल इंचार्ज, वो फरार हो गई और मेरे पापा को वहाँ भेज दी और पब्लिक लोगों ने मेरे पापा को मारा। जो कि डूबने से मौत हुई वो नॉर्मल घटना है, लेकिन मेरे पापा को साथ जो हुई उसमें प्रवीला कुमारी प्लस नालंदा थाना का जो थाना प्रभारी, वहाँ का दरोगा और वहाँ के जितने भी पुलिस पोस्टेड हैं, सारे लोग दोषी। लोग गुस्से और बदले की आग में जल रहे थे। वो जो भी सामने मिल रहा था उसे जला देना चाहते थे, खाक कर देना चाहते थे। इसी बीच स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद सिन्हा को लोग देखते हैं। भीड़ उन्हें खींचकर अपने बीच ले जाती है और फिर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी है। बड़ी बेरहमी से डायरेक्टर की हत्या कर दी जाती है। लेकिन ये हत्या केवल भीड़ ने नहीं की, परिजनों की माने तो इस हत्याकांड में पुलिस भी शामिल है, जैसा कि आपने उनकी बेटी का बयान सुना। डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद पुलिस के साथ थे, लेकिन पुलिस ने जब भीड़ का रौद्र रूप देखा तो डायरेक्टर साहब को छोड़कर भाग खड़ी हुई।
अब डायरेक्टर साहब की जिंदगी भीड़ के हाथ में थी और भीड़ के बेरहम हाथों ने उनकी जिंदगी छीन ली। ये दो बच्चा, एक पचवाड़ा का और एक लहुआर का, उसको मार करके इन्होंने फेंक दिया है पानी में। बच्चा मतलब कि कहाँ स्कूल में रहता था? जी स्कूल में, हॉस्टल में था। और एक बच्चे का सर आंख से और कान से ब्लड निकल रहा है सर, और एक दाहिना आंख फूटा हुआ है सर। पानी में फेंका हुआ? पानी में फेंका हुआ बच्चा को। क्या आशंका है आप लोगों सर हम लोग का यही आशंका है सर कि जान मार के फेंक दिया गया। बात दो बच्चों की मौत से शुरू हुई थी, लेकिन ये बात इतनी बिगड़ी कि इस हिंसा में इंसानियत शहीद हो गई। इस मौत ने कानून को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर देवेंद्र सिन्हा की बेटी के आरोपों में जरा भी दम है तो फिर खाकी पीठ दिखाकर भागने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए होती है। ये केवल एक इंसान और दो बच्चों की मौत भर का मामला नहीं है। मामला कहीं उससे आगे का है, जहां पीट पीट कर इंसाफ की हत्या कर दी गई। दीपक विश्वकर्मा के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, नालंदा। इस पूरे मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। मसलन उन दो बच्चों की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में कहा जाता है कि तालाब में डूबने से मौत हुई, लेकिन उस रिपोर्ट पर भी सवाल उठते हैं। और जिस डीपीएस स्कूल का ये पूरा मामला है, उस स्कूल में 2 भाई पढ़ते थे। एक भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, उन 2 बच्चों में वो भाई भी शामिल था। लेकिन हमारे संवाददाता ने उस मृतक बच्चे के भाई से बात की, जो कि पहली बार आप उसके बयान को सुनने जा रहे हैं। अमित कुमार ने उस बच्चे से बात की, जानना चाहा कि आखिर पूरा मामला है क्या, तो कई सनसनीखेज खुलासे उस मासूम ने किए। नालंदा के नीरपुर में जो घटना हुई, 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत की बात बताई गई, उस पूरे घटना में हकीकत क्या है? क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें यहाँ सुनने को मिल रही है। प्रशासन कुछ कर रहा है, स्थानीय लोग कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ वो बच्चा है जिसने अपने भाई को खोया है। ये चश्मदीद है पूरी घटना को, ये इससे जानते हैं। बाबू, उस दिन क्या हुआ था जब तुम्हारा जो छोटा भाई है स्कूल से कैसे वो बाहर गया, कैसे उसकी मौत हुई, क्या हुआ? उसको मैं मैडम ना जो थी ना, जो उसको रात में एक लड़के को मार देते तो उसका आँख फूट गया। तब मेरे भाई ने देखा जाकर तो मैडम उसको भी मार दिए। फिर जब रात को हम सोए थे तब वो मेरे पास लाकर सुला दिए मार के। और फिर जब 30 मिनट लगभग हुआ होगा, उसी टाइम लेकर जा रहा था 2 आदमी, वो ड्राइवर था, लेकर जा रहा था तो फिर एक तालाब था उसी में डाल दिया था। फिर मुझे एक बाथरूम था उसी में बंद कर दिया। फिर मेरे सुबह होकर मेरे मम्मी आए तब निकाले। तो जब तुम्हारी मैडम तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास लाके सुलाई थी तो उस समय वो जिंदा था, वो तुमसे बात कर रहा था, उसकी सांसें चल रही थी? वो बोल रहा था कि मैडम, उसके बाद मार फिर कुछ नहीं बोला, वो कर रहा था, सिर्फ रो रहा था। यस। ये नहीं बताया कि मैडम क्यों मारी, किस तरह से मारी? बोला कि रूल से बस। क्या? और हम पूछे कौन मारे, किस लिए, तो बोला रूल से मारे मैडम मारी थी। थोड़ा थोड़ा बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कि मैडम मुझको रूल से मारे थे। रूल से? वो कौन बच्चा है जो उसके साथ जो पानी से निकाला गया है, वही बच्चा था जिसको मैडम मारी थी, जिसके आँख में चोट लगा था? यस। एक मेरा भाई था और एक दूसरा बच्चा था, उसको आँख में चोट लगा था। पहले पिटाई दूसरे बच्चे को हुई थी, तुम्हारे भाई की पिटाई बाद में की गई? यस, मेरे भाई का पिटाई बाद में की गई, पहले उसी का किया गया था। लेकिन पुलिस जब पहुंची तो पुलिस अंकल से आप लोग नहीं बोले कि हाँ ये घटना ऐसे से हुई है? पुलिस को बताए थे आप? जी बताए थे। क्या बोले थे आप पुलिस को? रिपोर्ट लिखे। क्या? जो हम बोले वही लिखे थे। वो सारी बातें आपने पुलिस को बताया है? उसका फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे भीड़ जब जमा हुआ, वहाँ डायरेक्टर कब आए थे वहाँ पे? जब पुलिस आए ना, उससे थोड़ा देर पहले आए, तब पुलिस आए तो मैडम भाग गए। उसके बाद सब आए। तो डायरेक्टर सर जब आए थे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो जो लोग थे उसको शांत करा रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे? और
घटना हम नहीं देखे, हमको रूम में बंद कर दिए थे। रूम में बंद की थी। तो फिर जब डायरेक्टर पे मार पिटाई होने लगा उस समय आप देख रहे थे डायरेक्टर की जब पिटाई हो रही थी? तो नहीं, हम नहीं देख रहे थे। उस समय तक आप बंद थे रूम में? अच्छा, पुलिस का कहना है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है कि पानी में डूबने से मौत हुई है। आप कह रहे हैं कि उसकी पिटाई हुई है, पिटाई के बाद उसको पानी में डुबा दिया गया है। न्याय की उम्मीद है, पुलिस से उम्मीद करते हैं, पुलिस से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरे भाई को न्याय मिले और जो गलती की है उसको सज़ा मिले, बस। बिल्कुल, ये मासूम बच्चा है, हालांकि कानूनी प्रक्रिया क्या होती है उससे ये बहुत वाकिफ़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को ये खुद अपनी आंखों से देखा है और जो ये बयान दे रहा है, काफ़ी बड़ा बयान है, अहम बयान है, मायने रखता है ये बयान। और अब ये देखना होगा कि इसके इस बयान के आधार पर जो न्यायालय है, जो पुलिस है, वो क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन महीप राज और सहयोगी दीपक विश्वकर्मा के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, नालंदा। ये पहली बार टीवी पर आपने सुना इस बच्चे का बयान और बहुत अहम बयान है। कई ऐसे बयान इसने दिए हैं, कई ऐसी बातें कही हैं जो पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ये कि प्रिंसिपल प्रमीला, पुलिस कहती है कि हम साथ में थे डायरेक्टर साहब के साथ, लेकिन प्रमीला वहां पर भाग जाती है, वहां से भाग जाती है, बच्चा कहता है। सबसे बड़ा बयान कि उसकी उन दो बच्चों की जो मौत होती है वो इसलिए क्योंकि पहले पिटाई की जाती है, फिर उसके बाद तालाब में फेंकवाया जाता है। ये बच्चे का बयान है और बच्चा कह भी रहा है कि सारी बातें इसने पुलिस को बताई है, फिर भी पुलिस इस दिशा में क्यों नहीं काम कर पा रही। कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल कुछ और भी हैं। स्कूल से 2 बच्चे लापता थे, घटना की जानकारी प्रिंसिपल ने स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं दी। प्रिंसिपल प्रमीला की बात हम कर रहे हैं। प्रमीला ने अपने एफआईआर में इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया कि वो अपनी जान बचाने के लिए स्कूल से भागी थी और इस दौरान उसकी मुलाकात रास्ते में स्थानीय थाना के एसएचओ से हुई। लेकिन नालंदा थाना के तत्कालीन एसएचओ ने अपने एफआईआर में इसका जिक्र क्यों किया। प्रमीला के मुताबिक स्कूल के डायरेक्टर पर जानलेवा हमले के वक्त मौके पर 500 के करीब लोग मौजूद थे, लेकिन नालंदा के तत्कालीन एसएचओ ने अपनी प्राथमिकी में यह संख्या 1500 से 1600 के बीच बताई है। सवाल नंबर 4, स्थानीय लोगों के मुताबिक एक बच्चे का शव 7 बजे के आसपास स्कूल के प्रांगण में रख दिया गया था, दूसरे बच्चे का शव 9 बजे के आसपास निकाला गया, जबकि प्रमीला कहती है कि उसे बच्चों के पानी में डूबने और मौत की जानकारी 10:30 बजे मिली। वक्त का फर्क। गुस्साई भीड़ घंटों स्कूल के डायरेक्टर को पीटती रही। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर क्यों खड़े रहे, और वो भी करीब 40 की संख्या में वहां पर पुलिसकर्मी थे। क्या उस भीड़ को तितर-बितर नहीं किया जा सकता था? कई सारे सवाल, और सवाल ये कि इस बच्चे के बयान के आधार पर क्या पुलिस जांच कर रही है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में। हमारे साथ अमित कुमार मौजूद हैं, संवाददाता, जो उस गांव में गए थे, वहां का जायजा लिया, अपनी आंखों देखी, तमाम चीजें देखी और उस बच्चे का भी बयान लिया। हम उस बच्चे के मां से भी हमने जो बात की वो भी आपको हिस्सा सुनवाएंगे आगे। प्रशांत कुमार हमारे साथ हैं जो इन तमाम खबरों की तहकीकात की है। उन्होंने स्टोरी पर काम किया है, अपराध की खबरों पर कई अरसे से काम करते रहे हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बच्चे का बयान पूरा साफ है, कई ऐसे पहलू हैं जिस पर शायद पुलिस अभी काम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सुमित, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बयान ये दे रहा है और चश्मदीद है, ये मौके पे मौजूद था, घटना होने से लेकर के घटना घट जाने के बाद तक ये उसी स्कूल में था, उसी हॉस्टल में था जिस हॉस्टल से 2 बच्चों को की पिटाई की गई है। दोनों बच्चों को बाहर लाया गया, फिर तालाब में फेंका गया, जैसा कि बच्चा कह रहा है। ये भी कह रहा है कि पुलिस को इसने तमाम घटनाक्रम की जानकारी दी है। लेकिन हैरत करने वाली बात है कि ये बात ना तो स्थानीय थानाध्यक्ष जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, ना ही DSP कर रहे हैं, ना ही SP कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो DIG हैं उनका भी कहना है कि जो बच्चे हैं जो इस तरह की बातें कर रहा है वो उसके बयान उनके पास तक नहीं पहुँची है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों इस चीज़ को छुपा रहे हैं, क्यों इतने अहम गवाह जो है, जो बच्चा लगातार ये बात कर रहा है कि घटनाक्रम ऐसे ऐसे हुई है, पहले पिटाई की गई, फिर बच्चे के आँख से खून आने लगा, फिर उसे बाहर ले जा करके तालाब में फेंक दिया गया, उस गड्ढे में फेंक दिया गया जहाँ पे पानी जमा हुआ था। तो पूरी वस्तुस्थिति ये बयां करती है कि
कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो चीज़ों को डाइल्यूट करना चाह रहा है। दूसरी जो बड़ी बात, जो सवाल आपने भी खड़ा किया सुमित, कि जो पर्मिला है वो अपने एफआईआर में ये जिक्र कर रही है कि 500 की संख्या में जो मॉब में लोग थे वो 500 की संख्या थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि 1500 से 1600 की संख्या थी। तीसरी जो बड़ी बात थी कि तत्कालीन थानाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि पर्मिला भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और रास्ते में पर्मिला से मुलाकात हुई और पर्मिला ने बताया कि ऐसे लोग जो हैं उनके पति जो हैं, उनके डायरेक्टर जो स्कूल के हैं, उन पर जानलेवा हमला किए हुए हैं, लेकिन पर्मिला ये नहीं लिखी अपने एफआईआर में। तो कई ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को बयां कर रही है कि पुलिस चीज़ों को मोड़ना चाह रही है, पुलिस हकीकत को दबाना चाह रही है। और यही वजह है कि चाहे हम डायरेक्टर की जो बेटी है वो भी ये बात कर रही है, इधर हम मृतक बच्चे जो हैं उनके परिजन भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो तमाम बयान है जो हम सुनवाएंगे अगले तमाम 1 घंटे में हम उस बयान को सुनवाएंगे। और कई ऐसे पहलू हैं जिस पर पुलिस के पास जवाब भी नहीं है। हमने कुछ देर पहले ही इस मसले पर डीआईजी शालीन से बात की थी। कई ऐसे सवाल हमने उनसे पूछे, जवाब उनके पास नहीं था और आखिरकार उन्होंने फोन काट दिया था। सुनिए। देखिए, मैं इसमें इतना ही कह सकता हूँ कि अनुसंधान चल रहा है, जो बात भी पुलिस के अनुसंधान के संज्ञान में किया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो एक साइंटिफिक पीस ऑफ एविडेंस है, उसको भी संज्ञान में लिया है। हम जो भी कोई स्टेटमेंट किसी को देनी है वो आयोग के सामने, आयोग उनका बयान अवश्य रिकॉर्ड करेंगे, अपनी बात रख सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। लेकिन डीआईजी साहब, उस बच्चे के पास पुलिस गई है क्या अब तक? देखिए, ये तो विचित्र बात है, आप मुझे ये स्टेटमेंट सुनवा रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि बच्चे के पास पुलिस गई है क्या? हमारी टीम गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं सर। देखिए, मैं आपको केवल इतना कह सकता हूं कि हमें इसमें ना कुछ छुपाने की आवश्यकता है, ना ऐसा कोई प्रयास हो रहा है। इस बात पर आप विश्वास करें, हम लोग पूरा। नहीं सर, कौन कह रहा है कि आप छुपा रहे हैं? सर, मैंने तो नहीं कहा कि आप छुपा रहे हैं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं सर कि उस बच्चे का बयान हम लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्या पुलिस... आप अगर ये बच्चा भी कुछ कहना चाह रहा है, या कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि नालंदा पुलिस में ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है सर। बच्चा खुद तो चलकर नहीं आएगा थाने के पास, थाने में पुलिस से जाएगी। देखिए, मैं अपने एसपी को निर्देशित कर सकता हूं कि हमने कहा भी है और हम फिर कह रहे हैं कि हर बिंदु पे जांच की जाए। अनुसंधान अभी चल रहा है। हमने कहा कि अनुसंधान अभी बंद हुआ है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन इन ऑल द केसेस। और प्रिंसिपल प्रमिला कहाँ है सर? जी सर, प्रमिला प्रिंसिपल जो है कहाँ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस प्रिंसिपल पर आरोप उस बच्चे के द्वारा लगाया जा रहा है, संगीन आरोप है और पूरे मामले में संदिग्ध वो भी है, कहाँ है? मैं समझना चाह रहा हूँ सर। पुलिस कहीं... देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप पता नहीं, मैं आपसे कितना ही फाइनली कह सकता हूं कि इन्वेस्टिगेशन में ऑल द फैक्टर्स विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। सर, वो मैं आपकी बात डीआईजी साहब मैं समझ रहा हूं सर, वक्त का मैं इसलिए टोक रहा हूं। चलिए, फोन काट दिया गया। कुछ देर पहले ही हमने बात की थी, सवालों के जवाब नहीं थे और फिर उसके बाद फोन काट देना। प्रशांत, क्या दर्शाता है ये? इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सबसे बड़ी बात जो हमने भी उसके भाई की बात सुनी, उसने साफ कहा कि उसके भाई ने एक बच्चे की पिटाई करते हुए देखा था। इस पिटाई को देखने के बाद उसके भाई की भी पिटाई की जाती है, जिसके बाद दोनों को स्कूल से बाहर ले जाया जाता है। अगर 2 बच्चे, मान भी लिया हमने कि वो 2 बच्चे गायब थे स्कूल से, अगर 2 बच्चे स्कूल से गायब होते हैं तो प्रिंसिपल ने इस मामले की जानकारी स्थानीय थाने को क्यों नहीं दी? क्या ये जानकारी इतनी अहम नहीं थी कि 2 बच्चे स्कूल से गायब हो जाते हैं? इसके बाद जब बच्चों की बरामदगी होती है, एक बच्चा सुबह 7 बजे के आसपास पाया जाता है, दूसरा 9 बजे के आसपास, लेकिन जो एफआईआर में दर्ज समय दिखाता है कि 10:30 बजे के आसपास। लेकिन जो गांव वालों से हमने जब बात की, उनका ये कहना है कि स्कूल के प्रांगण में सुबह 9 बजे एक बच्चे की डेड बॉडी रखी जा चुकी थी। तो फिर ये गलतफहमी और ये गलत बयानी क्यों? बिल्कुल, तमाम सवाल हैं और हमने उस ग्राउंड जीरो के एक तस्वीर को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, एक बयान को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जिस तालाब से दोनों बच्चों के शव बरामद हुए, वहां के बारे में वहां के स्थानीय शख्स से भी हमने बात की, हमने जानने की कोशिश की कि पूरा मामला है क्या सूचना पाया था, क्या आपने देखा है? हम सर 9 बजे यहाँ पर आए
तो हमें बताया गया कि 2 बच्चा डूब करके मर गया है, एक का शव निकल गया है, 7 बजे निकला है। तो सर हम यहाँ आए, यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग निकालने के लिए, डर से निकालने के लिए तैयार नहीं था। तो एक तैराक था, उसको हमने कहा कि ये पासी जो होता है वही था, और उसको हम कहे कि तुम जाओ, कुछ होगा तो हम तुमको मदद करेंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट निकाल दो कम से कम भैया। तो वो आदमी हिम्मत करके गया और वो डुबकी मारा और लाश निकाला। उससे हमने पूछा कितना गड्ढा होगा, तो उसने कहा कि करीब 20 फीट पानी है, और उसने यहाँ पर लाश निकाल करके ये किया। जब लाश बाहर आई, डेड बॉडी बाहर आया, तो उसकी स्थिति क्या थी? क्या ब्लड रिस रहा था ना कान से, या उस समय चोट के निशान बताए जाते हैं? सर वो जब निकला तो उस समय तो उसका शरीर बिल्कुल ही पीला पड़ा हुआ था, और जिस अनुसार से वो यहाँ की प्राचार्या कहती है कि 5:30 बजे बच्चा बाहर गया है, तो 2 घंटा में 3 घंटा में उतना शरीर एकदम हार्ड नहीं हो जाएगा, एकदम पीला नहीं हो जाएगा। वो लग रहा था कि बहुत पहले का मरा हुआ है, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ से जब लाश उसको उठा करके ले गया वहाँ ना, तब जो है कुछ देर के बाद आँख के पास से, दोनों आँख के पास से खून रिसना शुरू हुआ। वो जो खून निकलने लगा ना, उसी को देखने के बाद ग्रामीण और उग्र हो गया, और तब जो है उसको निदेशक को मारने लगा। देखिए 9 बजे, 10 बजे लगभग थाना प्रभारी यहाँ पर आ गए। उसमें हम फ़ोन किए कि भाई देखिए यहाँ जो ये प्रिंसिपल है वो जा रही है। तो वो बोले कि नहीं, हम अरेस्ट कर लिए हैं, हम देख लिए हैं कि ये मारुति 800 से जा रही थी, उसको ले लिया। और उसके बाद ये यहाँ पर पड़ा हुआ था। वही बच्चे के आँख से जो खून निकलने लगा ना, तो लोग कहा कि अरे आँखिया फोड़ दल के रे, आँखिया तो लोग फुटल है। तो उसके बाद वो जो ब्लड देख करके लोग उत्तेजित हो गया, और उसके बाद जो है उसको मारने लगा। थाना प्रभारी 4 होमगार्ड के साथ कितना सुरक्षा वो कर सकता है। थाना प्रभारी बहुत कोशिश किया रोकने के लिए, लेकिन उसके बस से बाहर की चीज़ थी, और कोई पुलिस आया नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं सर कि जब पुलिस यहाँ आई, दीपनगर थाना, सिलाव थाना, परवलपुर थाना, उसके बाद विधि डीएसपी संजय कुमार वो भी आए यहाँ पर। उनके आने के बावजूद उन लोगों के सामने जनता लोग जो है वो लोग को मारते रहा, उसको तो मारते ही रहा। क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, अगर संक्षेप में पूछा जाए, तो जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? सर कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जिम्मेवार कौन हो सकता है, क्योंकि उसके निदेशक के मरने का तो जिम्मेवार पूरा प्रशासन है। प्रशासन की लापरवाही से ही वो मरा। यदि प्रशासन चाहती तो वो निदेशक को आज जिस समय आई थी उसी समय लेके चली जाती, लेकिन वो नहीं ले गई। पुलिस भी जो है मूक दर्शक बने रहे, जनता मारते रही, वो पीटते रहा निदेशक, और वो मूक दर्शक बने रहे, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और वही चीज़ जो है, यदि सख्ती बरतता तो तुरंत हो जाता। कारण क्या था कि जब सिविल एसडीओ 4 बजे आई लाव लश्कर के साथ, सिविल एसडीओ इनायत खान और डीएसपी नंदकिशोर रजक, वो जब आए तो उनके साथ डंटे देख करके ही लोग सब भाग गए। कोई उस तरह का विरोध करने, कोई एक आदमी ने विरोध किया। कितने देर के बाद घटनास्थल पे आया? नहीं है, एसपी आया ही नहीं आए, ना एसपी डीएम कोई नहीं आया। ये दुर्भाग्य है कि एसपी डीएम कोई नहीं आए सर। वाकई दुर्भाग्य है कि डीएम एसपी नहीं पहुंचते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। डायरेक्टर की पीट कर हत्या हो जाती है, और अभी भी जांच के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ और अनकही बातें, कुछ और बयान लेकर हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
इनसाइड स्टोरी हम दिखा रहे हैं नालंदा मामले की, और कई ऐसे सवाल जो अनसुलझे हुए हैं और पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल खड़े करते हैं। कई ऐसे बयान हैं, हमने वो बयान भी आपको सुनवाया, पूरा इंटरव्यू हमने आपको सुनवाया। जिस बच्चे की मौत हुई उसके भाई की जुबानी हकीकत आपने सुनी कि उसने कहा कि प्रिंसिपल प्रमीला ने उसे पीटा था, आंख से खून बहा, फिर उसके बाद तालाब में फेंकवाया गया। प्रमीला कहाँ है, इसी लेकर भी डीआईजी साहब का आपने फ़ोन सुना, फ़ोनों पर हमने उन्हें लिया था और पूछा था। उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं, पुलिस को जानकारी ही नहीं कि प्रिंसिपल प्रमीला है कहाँ। प्रमीला की थ्योरी, प्रमीला के बयान और पुलिस के बयान भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस कब आई वहाँ पर, उस वक्त को लेकर भी कोई बयान मैच नहीं कर पा रहा है। एफआईआर की कॉपी कुछ और कहती है और बयान कुछ और कहता है। प्रशांत, एफआईआर आपके पास एफआईआर की कॉपी है, मैं चाहूंगा कि वो दिखाएं और बताएं कि उसमें क्या लिखा है, वक्त को लेकर क्या उलझन है। बिल्कुल सुमित, अभी हमने एक स्थानीय ग्रामीण की बाइट सुनी जिसमें उसने साफ कहा कि उसने 10 बजे फोन करके पुलिस को मामले की जानकारी दी। 10 बजे, गौर कीजिएगा, उसके बयान में साफ है कि 10 बजे उसने पुलिस को फोन किया। लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार निर्झर, जो जब वहाँ के थानाध्यक्ष थे, उनकी एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। इस एफआईआर की कॉपी में सुनील कुमार निर्झर ने साफ लिखा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी 11:55 को हुई। मैं इसको कोट करना चाहता हूँ उनके हवाले से। उन्होंने साफ लिखा अपने एफआईआर में कि स्वयं का बयान अंकित करता हूं कि आज दिनांक 28 जून 2015 को राजगीर मलमास मेला के अवसर पर विधि व्यवस्था ड्यूटी में प्रतिनियुक्त था। तो समय 11:55 पर, गौर कीजिएगा, 11:55 पर अफवाहन सूचना मिली कि देवेंद्र प्रसाद सिन्हा स्कूल के पास 2 बच्चे की मृत्यु पानी में डूबने से हो गई है तथा आसपास के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा है। 11:55 और 10, 2 घंटे का फासला, इस बीच में पीट कर हत्या भी होती है। और उसके बाद पहुंचने के बाद भी जो ग्रामीण का बयान है कि जब डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे, एसडीओ पहुंचे, तो उन्हें देखते ही ग्रामीण वहां पर भाग गए थे। यानी कि पुलिस अगर पहले पहुंचती या फिर पुलिस वहां पहुंचकर कार्रवाई भी करती, पहुंचकर भी कुछ किया नहीं, तो शायद डायरेक्टर की जान बच सकती थी, भीड़ को तितर बितर किया जा सकता था। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं। उपेंद्र हैं पटना से इस वक्त। जी उपेंद्र जी। मैं ये कहना चाहूंगा सर जी, कि सारे वाक्या को सुनने के बाद ये स्पष्ट होता है कि इसमें जो है बच्चे की हत्या जो है स्कूल द्वारा की गई है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, वो भी जो है कि कहने का मतलब है कि दोषी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पैसा पर बिकता है सर, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ये स्कूल वाले पैसे वाले होते हैं। तो स्कूल पूरी तरह जो है कि उन बच्चों का जो है कि हत्यारा है। रह गई बात डायरेक्टर की हत्या का, तो स्वाभाविक है हर एक्शन के विपरीत समान माने रिएक्शन होता है, तो वो तो जनता का स्वाभाविक माने प्रतिक्रिया था। उसके लिए यदि जिम्मेवार कोई है तो वो प्रशासन है, ये तो स्पष्ट है सर। बिल्कुल सर, प्रशासन स्पष्ट तौर पर जिम्मेदार है, लेकिन सिर्फ थानाध्यक्ष का सस्पेंशन कर देने भर से क्या वो जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? और अभी भी जांच को लेकर क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं, क्योंकि अभी भी प्रमीला कहाँ है, पुलिस के पास जवाब नहीं। बच्चे के बयान अगर पुलिस ने लिया तो क्या बच्चे का बयान इस जांच में दर्ज किया गया है? तमाम प्रक्रिया में इस बयान के आधार पर आगे बढ़ रही है पुलिस, इसे लेकर भी कोई जवाब नहीं। शुक्रिया सर। राजेश जायसवाल हैं अगले दर्शक पूर्णिया से। जी राजेश जी। जी सर, क्या कहिए सर अपनी बात। ये कह रहे हैं हम सर, ये सारा रिपोर्ट देखने के बाद हमको लग रहा है कि पूर्ण रूप से पुलिस ही जिम्मेवार है। और उसके जो थाना अध्यक्ष ने एफआईआर जो लिखी है, देखे हैं, 10:55 10 बजे जो सूचना दिया ग्रामीण, 12 बजे पहुंचे हैं वहाँ। ये 2 घंटा समय बहुत रहा था। इसी बीच में वो डायरेक्टर की जान बचाई जा सकती थी। सिर्फ पूरी तरह से पुलिस लापरवाह है। और आपका फोनों को डीआईजी साहब काट दिए, क्यों? क्योंकि पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया। बिल्कुल, अब डीआईजी साहब का फोन काटना भी यही सवाल खड़ा करता है कि क्या वो जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, और आखिर जवाब देना क्यों नहीं चाह रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक है नालंदा से, जिस नालंदा का ये मामला है वो अपना नाम गुप्त रखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम उनकी गुजारिश समझ सकते थे। जी सर, बताइए, आप अपनी बात रखिए। हाँ सर,
देखिए, जो आप बता रहे हैं कि परमीला कहाँ है, जब हम लोग वहाँ रात में थे तो परमीला देवी कुछ फोर्स के साथ जब वहाँ पकड़ा जा रहा था लोगों को, तो उस समय के साथ परमीला देवी वहाँ आई थी। अच्छा, और मतलब उसी के साथ थी, और वो तो नालंदा में खुलेआम घूम रही है, जबकि उसे जेल में होना चाहिए। अच्छा, नालंदा में अभी प्रमीला खुलेआम घूम रही है और 6 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी के दौरान भी प्रमीला थी। हाँ, कल बैंक में, कल यूनियन बैंक में भी वो गई थी। कौन से बैंक में? यूनियन बैंक। अच्छा, यूनियन बैंक नालंदा में कहाँ पर है सर? मतलब मोड़ पे ही है, जहाँ नालंदा मोड़ है वहीं पे। नालंदा मोड़ पर यूनियन बैंक में भी प्रमीला कल दिखी थी, ठीक है। और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त भी प्रमीला नजर आई थी, लेकिन प्रमीला को गिरफ्तार नहीं किया गया और प्रमीला अभी भी घूम रही है खुलेआम, यही आप कह रहे हैं सर? हाँ सर, हाँ सर। शुक्रिया सर। चश्मदीद एक और ये नालंदा से अपना नाम गुप्त रखकर ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं सीधे तौर पर पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल तो है कि प्रमीला है कहां, और प्रमीला के ऊपर भी अगर आरोप लग रहे हैं, प्रमीला भी इस पूरे मामले में संदिग्ध है, तो क्या पुलिस प्रमीला की गिरफ्तारी को लेकर, हिरासत में लेने को लेकर कोई कार्रवाई कर रही है? डीआईजी साहब कहते हैं हमको पता ही नहीं प्रमीला है कहां। एक और दर्शक सुधीर हैं। जी सर, अपनी बात रखिए। नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ पर तो ये प्रमीला जी की बात हो रही है, सही बात है कि कल उनको देखा गया। अच्छा, अभी नालंदा से आप ही बात कर रहे हैं सर? नहीं सर, मैं हूँ नालंदा से, कल ही मैं पटना आया हूँ। अच्छा। और पूरी तरह से उनको देखा गया बैंक के पास, जो जिसे पहले वाले दर्शक जो बता रहे हैं वो सही बात है, और ये पूरी तरह से प्रशासन इसमें दोषी है। और ये जो अभी 11:55 का जो FIR है, 10 बजे प्रशासन को ये सूचना मिल चुकी थी, प्रशासन के सामने ही उनको मार दिया गया। प्रशासन खड़ी मुख दर्शक देखती रह गई। ये बिहार के लिए बड़े ही अफसोस की बात है, शर्म की बात है सर, अफसोस के साथ साथ शर्म की बात है। शुक्रिया सर। एक और दर्शक पटना से ही हैं, भास्कर हैं हमारे साथ। जी भास्कर जी। सर, भास्कर आनंद बोल रहा हूँ पटना से। जी। बोल रहे हैं कि इतना शर्मनाक घटना घटा है अभी नालंदा में, और इस पर भी पॉलिटिक्स होते जा रहा है हम लोग के यहाँ बिहार में। देखिए, क्राइम तो कंट्रोल का, डीआईजी साहब का भी बयान हम देखे नहीं है। अगर आप चैनल पे आप बताइए, आए थे कि हम देखे नहीं है, लेकिन मैं ठीक है, मैं दोबारा मैं सुनवा दूंगा आप लोगों की गुजारिश पर। फोन पर हमने क्या उनसे पूछा था और क्या जवाब दिया था। जी। किसी प्रकार का प्रशासनिक मतलब कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, सभी लोग राजनीति में लगे हैं। कोई किसी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई किसी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मतलब हमको तो लगता है कि जानवर भी ये घटना देखेगा अभी सर, शर्म से मर जाएगा सर। बिल्कुल सर, बहुत शर्मनाक घटना है कि सरकार और सिस्टम के होते हुए कह रहे थे जी कि प्रमीला देवी घूम रही हैं, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक? बिल्कुल, सवाल यही है सर। कई सारे और भी सवाल हैं, जवाब नहीं है। दिल्ली से एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी अशोक जी अपनी बात रखिए सर। जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ सर कि आखिर डीआईजी साहब फोन काट क्यों दिए? जी, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ दिल्ली में। जी, ये डीआईजी साहब से आप बात कर रहे थे उस विषय पे, तो डीआईजी साहब को फोन काटना ही नहीं चाहिए था, उस पर अपनी सफाई देनी चाहिए था सर। बिल्कुल, लेकिन हम भी चाहते हैं कि वो सफाई दें। हम दोबारा अपनी टीम से कहते हैं कि कोशिश करें एक बार, हम भी चाहते हैं कि वो सफाई दें, आप जवाब दें। देखिए, हम सवाल सीधे नहीं खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे थ्योरी पर उठते सवाल हैं जो बहुत पुलिस की कार्यशैली या फिर इन मामलों में कई ऐसे शायद सच्चाई हैं जो सामने आने चाहिए लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। मैं एडीजी साहब का बयान आया, एडीजी सुनील कुमार का, इस पूरे मसले पर क्या वो कहते हैं, सुनते हैं। जो स्कूल संचालक देवेंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उन्हें जिस तरीके से बिल्कुल इनह्यूमन तरीके से, बर्बरतापूर्व तरीके से जो पीटा गया और बाद में उनकी मृत्यु हुई इलाज के क्रम में, तो इसमें क्या क्या कारण थे? और उसमें आपने देखा होगा कि महिलाएं तक शामिल थीं। तो ये जो पेंटअप फ्यूरी जिसको कहते हैं, कि जो इतना आक्रोशित भीड़ थी, इसके क्या कारण थे, इसका भी पता लगाया जाएगा। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जवाब
की तलाश में हैं। एक दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं और दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों कुछ सच्चाई है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। एक दर्शक हमारे साथ हैं मुंगेर से। जी सर, अपनी बात रखिए। हेलो जी कहिए सर। हाँ नमस्कार जी, अपनी बात रखिए सर। हाँ, ये अभी नालंदा में निदेशक के पीट कर मारने की जो बात है, ये तो सर्वविदित है कि बिहार में जितने सीबीएसई स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, उनके निदेशक के द्वारा हमेशा स्कूल के बच्चे के साथ कुछ न कुछ प्रताड़ना वाला काम किया जाता है। गार्जियन पढ़ाने के नाम पर उसको नहीं ले पाते हैं, बोलते हैं ठीक है, तो जिसके कारण ऐसे लोगों का मन बढ़ा हुआ है। और रह गई बात टीचर के मारने की, तो जो भी सीबीएसई स्कूल में प्राइवेट संस्था में महिला लोग या जेंट्स लोग पढ़ाते हैं, उनको पूर्ण रूप से वेतन नहीं मिलता है। इतना काम का बोझ डाला जाता है कि वो परेशान रहता है। तो स्वाभाविक है कि जब आदमी परेशान होगा तो झल्लाएगा ही। और रह गई बात लॉ एंड ऑर्डर की, अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो नेता लोग इन्वॉल्व होते हैं, नहीं करते हैं तो फिर नेता लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप लोग के तरफ से कोई मुहिम चलाया जाना चाहिए ना। सर हम वही चला रहे हैं सर, बस इसमें आपको शामिल कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम अगर नहीं सुधर रहा है तो सिस्टम को सुधारने के लिए लोकतंत्र में जनता के पास पावर होता है, सबसे बड़ा पावर। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ है, यशवंत है पटना से। जी हेलो। अच्छा संजय जी हैं। जी संजय जी कहिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक्सीडेंट के बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ है, अगर इस तरह से आम जन को इंसाफ करने के लिए छोड़ दिया जाए तो पूरे समाज में अराजकता आ जाएगी। बिल्कुल, वो अगर गलत है तो ठीक है, पब्लिक को चाहिए था उसको पकड़ के पुलिस में दे, एफआईआर रजिस्टर करवाए। बिल्कुल, सवाल समाज पर भी है, सवाल समाज पर भी है और सवाल सिस्टम पर भी है, प्रशासन पर भी है। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। मैं उस बच्चे की माँ का बयान भी हम सुनवाएंगे, जो अपने लाल को जिसने खो दिया है, लेकिन आज भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। आज भी कई ऐसे बयान वो दे रही है, कई ऐसी बातें वो कह रही हैं जिस पर शायद पुलिस को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। सुनिए। हमें सुबह 9 बजे पता चला, मैडम फोन की, बोली कि यहाँ पे आइए। पूछे भी कि क्या हुआ मैडम, तो कुछ भी कहे हम नहीं कुछ बताएंगे। अरे हाय हाय, तो हमारा बच्चा मिट्टी से लेटा हुआ है, खत्म हो गया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसके देह में ना कोई वस्त्र था। आए तो यही सब देखे, इस बच्चे को वहाँ बंद करके रखा हुआ था। ये बच्चे को बंद करके रखा था, तो सब पब्लिक को बोले कि इसको गेट तोड़ के मेरा एक और बच्चा है उसको निकालो। पब्लिक बोले पहले आप बेटा चलाइए, तब हम चलाएंगे, तब आपको बच्चा को हम निकाल सकते हैं, और ऐसे नहीं। और वहाँ पे जैसे गेट तोड़े तो देख रहे हैं, जो डायरेक्टर हमारा वो मुखिया को पैसे दे रहा था मुंह बंद करने के लिए सबका। हमारा बच्चा उसमें 3 साल से पढ़ रहा है, 1 साल घर से गया है, 2 साल से हॉस्टल में रह रहा है। पहले बच्चे से मिलने जाते तो मैडम कहती थी आपका बच्चा बहुत बढ़िया है पढ़ने में, आप अगर इस बच्चे को पढ़ाते हैं तो कोई लायक आदमी बनेगा। ये सब मुखिया का चाल है और मैडम का चाल है। पैसा देके, डॉक्टर को पैसा देके झूठ रिपोर्ट बनवाया गया है। हम लोगों के आंखों के सामने हुआ है सब कुछ। पैसा दिया गया, पुलिस गया था, डीएसपी कौन कौन जगह गया था, सबका मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए गया है। हम अपने आंखों से देखे हैं सब पैसे स्टाफ को लेते हुए। जैसे गेट खोले मुखिया खुद हाथ में पैसा ले रहा था। ये बहुत अहम बयान है उस मृतक बच्चे की मां का, और वो कह रही है कि अपनी आंखों से उसने देखा है पैसे लेते हुए, और मैडम और मुखिया का सब कुछ मैनेज किया हुआ है। मेरे ख्याल से इस बयान को लेकर भी क्या पुलिस गंभीरता से नजर आ रही है जांच में, अमित?
देखिए सुमित, पुलिस अगर गंभीर होती तो ये घटना नहीं होती। घटना के बाद भी जिस तरह से प्रमिला घटनास्थल से फरार हो गई, और उसके बाद जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पुलिस के साथ वो कल रेड करवाने आई थी, तो कहीं ना कहीं चूंकि डीआईजी ये कहता है कि प्रमिला कहाँ है ये पुलिस को पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी मिले भगत लग रही है पुलिस की, और पुलिस कहीं ना कहीं चीज़ों को डाइल्यूट करना चाह रही है, छिपाना चाह रही है, और जो दोषी हैं वो वक्त से जाएं, और जो लोग कल्प्रिट डायरेक्टर के मार पिटाई मामले में है उन्हें सिर्फ सजा हो, ये कहीं ना कहीं जाहिर करती है इस पूरे मामले। छोटा सा ब्रेक लेंगे मैं। ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सुनना चाहिए जरूर इस पूरे मामले में। अब तक बहुत ऐसी अनकही बातें आपने सुनी, मृतक बच्चे की मां का अनसुना बयान, उस बच्चे का बयान जिसकी भाई की मौत हुई, और डीआईजी साहब का आपने फोनों पर बयान भी सुना कि जवाब कुछ नहीं और आखिर में फोन काट दिया। हम एक बार फिर से सुनवाएंगे ब्रेक के उस पार। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो पूरी इनसाइड स्टोरी आपने देखी, उस बच्चे का बयान सुना जिसके भाई की मौत हुई। उसने कई ऐसे बयान दिए, कई ऐसी बातें कही जो शायद अभी जांच के दायरे में नहीं है। और प्रमिला कहाँ है, सवाल ये भी कि क्योंकि प्रमिला पर भी कई संगीन आरोप हैं, संदिग्ध है, और उस बच्चे की मां सीधे सीधे कह रही है कि पैसे देकर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। तमाम इन बयानों को आपने पहली बार सुना, और इन बयानों के आधार पर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि चीजें हैं क्या। सवाल कई सारे हैं, जवाब हमने जानने की कोशिश की कुछ देर पहले डीआईजी साहब से, डीआईजी शालीन हैं, उनसे जवाब नहीं मिला, लास्ट में फोन काट दिया। सुनिए। देखिए, मैं इससे इतना ही कह सकता हूँ कि अनुसंधान चल रहा है, जो बात भी पुलिस के अनुसंधान के संज्ञान में किया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, विद साइंटिफिक पीस ऑफ एविडेंस है, उसको भी संज्ञान में लिया है। हम जो भी कोई स्टेटमेंट किसी को देनी है वो आयोग के सामने, आयोग उनका बयान अवश्य रिकॉर्ड करेंगे, अपनी बात रख सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। लेकिन डीआईजी साहब, उस बच्चे के पास पुलिस गई है क्या अब तक? देखिए, ये तो विचित्र बात है, आप मुझे ये स्टेटमेंट सुनवा रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि बच्चे के पास पुलिस गई है क्या? हमारी टीम गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं सर। देखिए, मैं आपको केवल इतना कह सकता हूं कि हमें इसमें ना कुछ छुपाने की आवश्यकता है, ना ऐसा कोई प्रयास हो रहा है। इस बात पर आप विश्वास करें, हम लोग पूरा। नहीं सर, कौन कह रहा है कि आप छुपा रहे हैं? सर, मैंने तो नहीं कहा कि आप छुपा रहे हैं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं सर कि उस बच्चे का बयान हम लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्या पुलिस... आप अगर ये बच्चा भी कुछ कहना चाह रहा है, या कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि नालंदा पुलिस में ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है सर। बच्चा खुद तो चलकर नहीं आएगा थाने के पास, थाने में पुलिस जाएगी। देखिए, मैं अपने एसपी को निर्देशित कर सकता हूं कि हमने कहा भी है और हम फिर कह रहे हैं कि हर बिंदु पे जांच की जाए। अनुसंधान अभी चल रहा है, हमने कहा कि अनुसंधान अभी बंद हुआ है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन इन ऑल द केसेस। और प्रिंसिपल प्रमिला कहाँ है सर? जी सर, प्रमिला प्रिंसिपल जो है कहाँ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस प्रिंसिपल पर आरोप उस बच्चे के द्वारा लगाया जा रहा है, संगीन आरोप है, और पूरे मामले में संदिग्ध वो भी है, कहाँ है? मैं समझना चाह रहा हूँ सर। पुलिस कहीं... देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप पता नहीं, मैं आपसे कितना ही फाइनली कह सकता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में ऑल द फैक्टर्स विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। सर, वो मैं आपकी बात डीआईजी साहब मैं समझ रहा हूँ सर, वक्त का मैं इसलिए टोक रहा हूँ। चलिए, फोन काट दिया गया, जवाब नहीं है, सवाल कई सारे हैं अनसुलझे हुए। इस पूरी तफ्तीश में हमने देखा, हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी जांच कर रहे हैं, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 6 लोगों की गिरफ्तारी डायरेक्टर की पीट कर हत्या मामले में। सवाल उन 2 बच्चों की मौत का भी है, उन 2 बच्चों की मौत का क्या कोई जिम्मेदार नहीं है? और प्रिंसिपल प्रमिला पर अगर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं तो प्रमिला है कहाँ? लेकिन इन सब के बीच चंद लम्हों में एक पूरी दुनिया उजड़ गई है। एक माँ का सपना बिखर गया, एक घर में सन्नाटा पसर गया। जहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे, आज वहाँ केवल बर्बादी का मंजर है। कितना अच्छा हो अगर इंसान थोड़ा संभल जाए, थोड़ा संयम बरते और कानून को अपने हाथ में ना ले, इंसाफ का यूं मखौल ना उड़ाए। जिम्मेदारियां पुलिस के कंधों पर भी हैं, जो कई बार कमजोर नजर आती है।
उजड़ा स्कूल, बिखरे सामान, जलती गाड़ियां और इस तरह से एक साथ कई उम्मीदें, कई सपने बिखर गए। उस मां का सपना बिखर गया जिसे उम्मीद थी कि उसका बेटा उसका सहारा बनेगा। बेटे ने वादा किया था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मां की, दादी की सेवा करेगा, लेकिन अब केवल बर्बादी की निशा बाकी है। सपने कहीं बिखर गए, कहीं खो गए। हमारा सपना था, हमारा बच्चा बोला था मम्मी आप हमको किसी भी तरह पढ़ा दीजिए, हम डॉक्टर बन के आप लोगों को इलाज करेंगे और हम आप लोगों को खुश रखेंगे सदा। ये दर्द केवल बच्चों के परिवार का ही नहीं है, ये दर्द उस देवेंद्र सिन्हा के घर का भी है, जहां अब मातम पसरा है, जहां अब खामोशी है। और सवाल है कि सब कुछ उजाड़ देने के बाद, बर्बाद कर देने के बाद आखिर किसी को मिला क्या, किसी को हासिल क्या हुआ? आतताई भीड़ के बीच में कई उम्मीदें खो गई, कई सपने खाक हो गए। अब उस मां के आंसू बाकी हैं जिसने अपने बेटे को बिछड़ते देखा, और उस परिवार का दर्द बाकी है जिसका सहारा छिन गया। अब कहीं ये हादसा दोबारा ना हो, बर्बादी का ये मंजर फिर से ना दिखे, ताकि किसी माँ की आंखों में फिर से आंसू ना हो, किसी के सपने ना बिखरे, किसी की उम्मीदें ना उजड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारा फर्ज है कि हम सच को सामने लाएं और हमने उसमें कोशिश की। सवाल ये कि पुलिस क्यों नहीं कोशिश कर सकती है इस पूरे मामले में सच्चाई को सामने लाने की। उम्मीद हम करते हैं कि आने वाले दिनों में सच्चाई सामने लाएगी पुलिस। अमित, आपका बहुत शुक्रिया। प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।